हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो जो है इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल वाले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में क्या बातें हुई थी। तो देखिए, पिछला जो वीडियो मेरा आया था, ठीक है, आपने उम्मीदन देखा ही होगा। तो उस वीडियो में हमने बात किया था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी मोटे तौर पे हम लोगों ने जाना कि विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और जिसमें हमारा मेन फोकस था रसायन विज्ञान के ऊपर। हमने देखा कि रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन क्या है। इसके अलावा रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या स्टडी, क्या क्या अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको इतना तो अंदाजा हो गया है कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत सभी पदार्थों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन होता है, ठीक है, उसके आंतरिक संरचनाओं, आंतरिक गुणों और आंतरिक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो आज जो है हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं कि आपके क्लास 10th का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, यानी रसायन विज्ञान वाला पार्ट, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, यानी हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वो यही है, रसायन विज्ञान का पार्ट, ठीक है। इसको मैं चैप्टर वाइज भी समझाऊंगा और इसको मैं खंड के यानी पार्ट वाइज भी समझा रहा हूं। क्यों मैंने इसको अलग लिख दिया है, इन 4 चैप्टर को एक तरफ लिखा है और उसको एक लिखा है। तो पहली बात तो ये कि क्लास 10th के आप जो विज्ञान की यानी बुक देखेंगे, जो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया है, बुक तो आप किसी भी राइटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस सब एनसीईआरटी का ही फॉलो करते हैं, इसीलिए लिखा होता है उस पर कि एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि 5 चैप्टर हम लोगों को केमिस्ट्री का कवर करना है। तो इसमें जो 4 चैप्टर हैं, ये वाले जो 4 चैप्टर हैं, ये सभी अकार्बनिक है, ठीक है। अभी अकार्बनिक, कार्बनिक क्या होता है वो इसी वीडियो में सीखना है, जानेंगे। फिर भी बेसिक तौर पर अकार्बनिक जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन नहीं होता है, और कार्बनिक जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन होता है। तो जो ये चारों चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक समीकरण तथा उसके प्रकार, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स टाइप्स। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है धातु तथा अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। इसमें हम लोगों को मेटलर्जी भी पढ़नी है, धातु क्रम भी। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो मैंने इधर लिख दिया है, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लियर है। और उसके बाद जो 5वां चैप्टर जो लास्ट है आप लोगों का यहाँ पे केमिस्ट्री का, वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये 5 चैप्टर हैं, जिसमें ये चारों चैप्टर जो है अकार्बनिक रसायन है और ये वाला हमारा क्या है, कार्बनिक रसायन है। तो मैंने कहा ना, कार्बनिक रसायन का मतलब होता है कि कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन। तो कार्बनिक रसायन को इसने चैप्टर का नाम दे दिया है कार्बन तथा इसके यौगिक। वास्तव में कार्बनिक रसायन ही है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ये सिलेबस नोट कर लीजिए यदि आपकी जरूरत है तो, अन्यथा आपकी बुक में तो सिलेबस सारा लिखा ही हुआ है। तो आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे मेन मुद्दा ये है, क्या शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं कार्बन तथा इसके यौगिक, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि मैं कार्बनिक रसायन शुरू कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हमारा शुरू होगा टॉपिक, मतलब चैप्टर तो शुरू हो रहा है कार्बन तथा इसके यौगिक, लेकिन वास्तव में ये कार्बनिक रसायन है। तो पहले हम आज पढ़ना शुरू करेंगे कि ऐसी जरूरत क्या थी कि रसायन विज्ञान को पुनः भागों में बांटना पड़ा। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, भौतिक, रसायन और जीव। अब पढ़ रहे हैं कि रसायन विज्ञान को पुनः 2 भागों में बांटा गया, एक हो गया हमारा अकार्बनिक रसायन और एक क्या हो गया, कार्बनिक रसायन। तो आज वीडियो में हम डिटेल में जाकर जानेंगे कि पहली बात तो क्या जरूरत थी कि रसायन विज्ञान को 2 भागों में तोड़ा गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसमें किन किन साइंटिस्टों का योगदान है, यानी संपूर्ण इतिहास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो नाम है यही है, कार्बनिक रसायन का इतिहास। और आज जो है आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मतलब ये सिलेबस का हिस्सा है, हमें पढ़ना है सिलेबस में। यह नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपको ये जानना है कि कार्बनिक रसायन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, और कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है,
कार्बनिक रसायन का प्रारंभिक वर्गीकरण क्या था, कार्बनिक रसायन का आधुनिक वर्गीकरण क्या है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन का अध्ययन करेंगे और उसके यौगों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए रसायन विज्ञान का प्रारंभिक वर्गीकरण, जल्दी से हेडिंग लगाइए। तो फिर मैं ये मिटाकर आगे पढ़ाई स्टार्ट करता हूं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान को शुरुआत में कैसे वर्गीकृत किया गया था, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, हम रसायन विज्ञान के वर्गीकरण का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस इतिहास के जरिए हम ये जानेंगे कि कार्बनिक रसायन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे रसायन विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो देखिए एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम है निकोलस लेमरी। निकोलस लेमरी। तो इन्होंने सर्वप्रथम रसायन विज्ञान में पढ़े जाने वाले यानी अध्ययन होने वाले पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, रसायन विज्ञान में पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ये बात भी बोले। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम पदार्थों को सुविधा के लिए 3 भागों में बांट लें। तो इन्होंने बांटा, पहला कहा कि पहला होगा खनिज पदार्थ, मिनरल्स। ठीक है, खनिज पदार्थ जो हमें भूपर्पटी से, जमीन से प्राप्त होंगे, समुद्र के जरिए प्राप्त होंगे। ठीक है ना, ये सब खनिज पदार्थ है। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा होगा जैविक पदार्थ, सॉरी दूसरा होगा जंतु पदार्थ, जो जंतुओं से प्राप्त हो। जंतु पदार्थ, जंतु के अंदर हम भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, प्राणी भी और जानवर भी। ठीक है, और तीसरा इन्होंने कहा वनस्पति पदार्थ, वनस्पति पदार्थ। ठीक है, तो निकोलस लेमरी जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, लगभग 16वीं या 17वीं शताब्दी की बात है, बहुत पुरानी। क्लियर है। उस समय उन्होंने क्या किया कि निकोलस लेमरी ने जो है रसायन विज्ञान में अध्ययन होने वाले पदार्थों को 3 भागों में सुविधा के लिए वर्गीकृत किया। और पहले को बोला खनिज पदार्थों का अलग अध्ययन करेंगे, जंतु पदार्थों का अलग अध्ययन और वनस्पति पदार्थों का अलग अध्ययन। ठीक है, खनिज पदार्थ हुए जो जमीन से प्राप्त होंगे, भूपर्पटी से, समुद्रों के जरिए। जंतु पदार्थ, ठीक है, जो प्राणी और जानवरों से। और वनस्पति पदार्थ जो पेड़ और पौधों से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्गीकरण। सबसे पहले इन्होंने किया था निकोलस लेमरी ने, लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि समय के साथ साइंटिस्टों ने जब आगे जो है इस पर खोजबीन की, आगे प्रयोग किए और जब अध्ययन जारी रहा, तब ये पता चला कि जंतु और वनस्पति पदार्थ के गुण एक जैसे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जंतु पदार्थ भी जो है जीवधारियों द्वारा प्राप्त हो रहे हैं और वनस्पति पदार्थ भी जीवधारियों द्वारा, दोनों में जीवन है। ठीक है, ये तुम्हारे निर्जीव है, खनिज पदार्थ तो निर्जीव है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि 3 भागों में नहीं, अब इसे 2 भागों में बांटिए। 3 भाग ज्यादा हो रहा है, इसे 2 भागों में बांटिए। उन्होंने कहा कि अब जो है इसको एक काम करते हैं कि 2 भागों में बांटते हैं। उन्होंने कहा पहला हो जाएगा अजैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, और दूसरा हो गया जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने यह देखा कि जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थ की गुणों में समानता है। ठीक है, तो इसको जो है एक पार्ट में बोल दिया, कहा कि इन दोनों को एक पार्ट में जोड़ो और इन दोनों को बोलो कि ये दोनों कौन से पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ, और इनका अध्ययन अलग करो। बाकी खनिज पदार्थ को जो है एक अलग पार्ट से जोड़ दो, ऐसे बोलो अजैविक पदार्थ, क्योंकि ये निर्जीव है। अजैविक पदार्थ जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त हो। ठीक है, प्रकृति में बहुत सी निर्जीव चीजें हैं, उनसे प्राप्त हो तो वो अजैविक पदार्थ। और प्रकृति में जो सजीव है, ठीक है ना, जैसे कि जंतु हो गए, जानवर हो गए, प्राणी हो गए, वनस्पतियां हो गई, घास हो गए, जो भी है। ठीक है, तो उनसे जो भी पदार्थ प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जैविक पदार्थ। तो ये हो गया वर्गीकरण। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर। कि पहले जो है निकोलस लेमरी ने 3 भागों में तोड़ा, बाद में इनको 2 भाग बना दिया गया। ठीक है, खनिज को बोल दिया गया अजैविक पदार्थ और जंतु और वनस्पति को ज्वाइंट में बोल दिया गया जैविक पदार्थ। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं।
तो देखिए जर्मनी के साइंटिस्ट है बर्जीलियस। बर्जीलियस क्या सोच रहे हैं, बर्जीलियस ने ये सोचा, ठीक है, और ये बात सोची उन्होंने जो है उस समय हुए प्रयोगों के आधार पे उन्होंने ये सोचा कि हम प्रयोगशाला में अजैविक पदार्थों को बना सकते हैं, लेकिन जैविक पदार्थों को हम नहीं बना सकते। उनका ये मानना था, क्योंकि उस समय तक कोई भी जैविक पदार्थ कृत्रिम रूप से नहीं बना था। कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित, प्रयोगशाला में निर्मित। तो कृत्रिम रूप से कोई भी जैविक पदार्थ बना नहीं था, ठीक है, लेकिन अजैविक पदार्थ बन रहे थे, ठीक है, अजैविक पदार्थ कृत्रिम रूप से बन रहे थे। जैविक पदार्थ कई होते हैं, जैसे मान लो शुगर हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ठीक है, और भी हैं। तो जैविक पदार्थ जो जीवों से प्राप्त होते हैं, तो इनका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ था, और बर्जीलियस भी ट्राई किए तो उनसे भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है जैव शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो बर्जीलियस ने जो है यहाँ पे एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। बहुत ही फेमस थ्योरी है, ठीक है, उस समय काफी फेमस हुई थी, लेकिन बाद में गलत हो गई, वो अलग बात है। तो बर्जीलियस ने क्या सोचा, बर्जीलियस ने ये कहा अपने इस सिद्धांत में कि हम अजैविक पदार्थों को कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी जैविक पदार्थ को नहीं बना सकते। और उसका कारण इन्होंने ये बताया, ठीक है, कि जैविक पदार्थ सिर्फ और सिर्फ जीवधारी बना सकते हैं। जीवधारी जो जिंदा लोग हैं, ठीक है ना, जिंदा वस्तुएं जैसे कि जंतु या वनस्पति, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अजैविक पदार्थों को हम बना सकते हैं, लेकिन जैविक पदार्थों को हम नहीं बना सकते कृत्रिम रूप से। इसको सिर्फ जीवधारी उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीवधारी, जंतु और वनस्पतियां उत्पन्न कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीवधारी के पास एक रहस्यमयी शक्ति होती है जो भगवान के द्वारा दी जाती है, ठीक है। ये इनकी मान्यता थी। हालांकि ये बात तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है, इस समय तो हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में, लेकिन उस समय जो है 1800 शताब्दी की बात है ये, उस समय जो इन्होंने ये बात बताई कि हम लोग अजैविक पदार्थ को बना सकते हैं, लेकिन जैविक पदार्थ को हम नहीं बना सकते। ये जो है सिर्फ और सिर्फ वही बना सकते हैं जिनके अंदर जीवन होगा। हम बना सकते हैं, ठीक है ना, हमारा शरीर बना सकता है, लेकिन हम सोचे कि प्रयोगशाला में बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक पावर है, ठीक है, एक रहस्यमयी शक्ति है जो भगवान के द्वारा दी गई है। क्लियर है? तो हमारा शरीर ये जैविक पदार्थों को निर्माण करने में सक्षम है, लेकिन हम इसको कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से कहीं बाहर नहीं बना सकते। ये मानना था बर्जीलियस का। वनस्पति बना सकते हैं, जंतु बना सकते हैं, ठीक है, जानवर बना सकते हैं, लेकिन हम कृत्रिम रूप से इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो उस समय कई साइंटिस्टों ने इनकी इस बात को सपोर्ट भी किया कि हाँ बर्जीलियस भाई आप सही हैं, बिल्कुल ठीक है। बर्जीलियस की इस बात का समर्थन मिला और यहां पर एक थ्योरी शुरू हुई जिसको हम लोग बोलते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या है जैव शक्ति सिद्धांत? बहुत ही आसान सा है, ठीक है। यानी बर्जीलियस का यह मानना था कि, आप चाहे तो लिख लीजिए परिभाषा, कि बर्जीलियस ने यह माना कि हम अजैविक पदार्थों को कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, परंतु जैविक पदार्थों को हम कभी भी कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें एक रहस्यमयी शक्ति पाई जाती है। बर्जीलियस के इस बात को, इस सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो है थ्योरी ज्यादा दिन टिकी नहीं, क्योंकि ये थ्योरी जो है सही थी भी नहीं, क्लियर है। और शुरुआती थ्योरियां जितनी भी आती है वो ज्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि शुरुआती में जो सिद्धांत आते हैं वो ज्यादातर गलत ही होते हैं, चाहे वो डाल्टन का सिद्धांत हो, चाहे जे थॉमसन का, किसी का भी हो, ठीक है। तो अब जैव शक्ति सिद्धांत का अंत पढ़ेंगे आप लोग। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे अंत हुआ भाई? तो जर्मनी के ही एक साइंटिस्ट है वोलर, ठीक है, और वास्तव में जो वोलर है वो बर्जीलियस को अपना गुरु मानते थे, यानी कि बर्जीलियस के शिष्य थे वोलर, ठीक है। तो वोलर जो है अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये भी केमिस्ट्री के फील्ड से, बर्जीलियस भी रसायन विज्ञान के फील्ड से आते हैं, रासायनिक थे, और जो वोलर हैं ये भी केमिस्ट्री के फील्ड से थे। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
एक्सपेरिमेंट में गलती से इन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ी खोज कर दी। ठीक है, तो देखिए वो क्या खोज हुई। तो ये अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, NH4CNO, इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट को इन्होंने जब गर्म किया, ठीक है, तो यहां बन गया NH2CO NH2 और इसे हम लोग बोलते हैं यूरिया। और ये उस समय की बहुत बड़ी खोज थी। क्यों, समझिए। यूरिया एक जैविक पदार्थ है, हमारा शरीर भी यूरिया का निर्माण करता है, जानवरों में भी यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया एक जैविक पदार्थ है और बर्जीलियस सिद्धांत में बोल के गए थे कि हम लोग जैविक पदार्थों को कभी भी लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, कृत्रिम रूप से बना नहीं सकते। ठीक है, और सब मानते थे बर्जीलियस को कि हाँ बर्जीलियस सही है, कोई नहीं बना सकता। वोलर के दिमाग में भी यही था कि हो सकता है कि जैविक पदार्थ ना बने। ठीक है, लेकिन ये खोज गलती से हुई। वो केमिस्ट्री में अपने जो है केमिस्ट्री के लैब में जो है अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे और उसमें अमोनियम साइनेट को जैसे गर्म किया तो इसमें जो है परमाणु आपस में जो है अपने स्थान को परिवर्तित कर लिए, यानी कि यहां से जो है NH2 चला गया, यहां से N चला गया और इधर आ गया, यानी कि हो गया NH2CO NH2। ठीक है, यानी मूल बात यह है कि जैसे उन्होंने जो है अपने लैब में अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो क्या बन गया, यूरिया। इनको नहीं पता था क्या बनने वाला है, ये खोज गलती से हुई। ठीक है, तो ये खोज होते ही जो है यहां पर जैव शक्ति सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि हम लोग जैविक पदार्थों को कभी भी लैब में नहीं बना सकते, और वोलर ने बना दिया। वो गलती से बनाया चाहे कैसे ही बनाया, बना तो दिया ना। ठीक है, यानी एक शिष्य जिसने अपने गुरु को ही गलत साबित कर दिया। कर ही सकता है भाई, अब जो गलत है उसको साबित तो गलत करना ही पड़ेगा, चाहे वो गुरु हो चाहे माता पिता हो। तो मूलतः बात यह है कि यहां से जो है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत होता है। किसने किया, वोलर ने जो है अपनी प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। चूंकि यूरिया एक जैविक पदार्थ है, अतः इससे सिद्ध होता है कि कृत्रिम रूप से भी जैविक पदार्थों का निर्माण संभव है। अतः बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत को नकार दिया गया। ठीक है, और जैसे ये खोज हुई ना, वोलर ने जैसे ये खोज की तो लोगों के दिमाग में ये बना हुआ था कि अरे हम तो जैविक पदार्थ बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे वोलर ने बनाया उसके बाद कई साइंटिस्ट लग गए, और कई साइंटिस्ट, कोई मेथेन बना रहा है, ठीक है, कोई जो है एथेन बना रहा है। क्लियर है, यानी कि साइंटिस्ट लग गए, अब जो है कई जैविक पदार्थों का निर्माण करने लगे। मेथेन भी जो है जैविक ही है ना। ठीक है, मेथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, वो सड़े गले पदार्थों से निकलती है। ठीक है, तो एथेनॉल का निर्माण करने लगे लोग, शुगर का निर्माण करने लगे। तो मतलब ये है कि सबके दिमाग में ये बैठ गया था कि जैविक पदार्थों को हम नहीं बना सकते। लेकिन जैसे ये खोज हुई तो सबके दिमाग से ये बात हट गई, सब लोग लग गए, सारे साइंटिस्ट लग गए जैविक पदार्थों को बनाने में, और लगातार धड़ल्ले से खोज होने लगी। एक के बाद एक जैविक पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया गया, और सबने ये बात मान ली कि जैविक हो चाहे अजैविक, मनुष्य कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। चलिए, ये तो हो गया भाई। अब यहां पर समस्या ये खड़ी होती है कि हम लोगों ने देखा सबसे शुरू में, हम लोग पढ़ तो यही रहे ना, रसायन विज्ञान का प्रारंभिक वर्गीकरण। तो निकोलस फ्लैमरी ने 3 भाग में तोड़ा था, खनिज, जंतु, वनस्पति। बाद में 2 भाग बनाए गए थे, अजैविक और जैविक। अब समस्या क्या हो रही है, थोड़ा इस बात को समझिएगा। अजैविक और जैविक 2 भागों में हम लोग तोड़ के पढ़ रहे हैं, अजैविक पदार्थ और जैविक पदार्थ। तो अब पहले हम लोग ये मान रहे थे कि अजैविक पदार्थ को हम बना सकते हैं, जैविक पदार्थ को हम नहीं बना सकते, लेकिन अब दोनों को बनाया जा सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये लैब में बनाया गया है, ये जीवों से प्राप्त है, और यदि दोनों को हम लोग लेबोरेटरी से बना सकते हैं। ठीक है, अजैविक पदार्थ को तो पहले से ही हम लोग कृत्रिम रूप से बना रहे थे। वोलर की सहायता से अब सबको यह पता चल गया था कि जैविक पदार्थों को भी हम जो है कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या बचा, कैसे 2 पार्ट में तोड़ रहे हो। पहले तो ये सामान्य सी बात थी कि ये पदार्थ जीवों से प्राप्त होगा
और ये पदार्थ निर्जीवों से प्राप्त होगा, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अब समस्या क्या हो रही है कि हम लोग दोनों पदार्थों को बना दे रहे हैं, तो कैसे ये डिसाइड होगा कि किसमें हम लोगों को जो है किस पदार्थ को अजैविक पदार्थ की श्रेणी में रखें और किस पदार्थ को जैविक पदार्थ की श्रेणी में रखें? कैसे दोनों को बांट के अध्ययन करें? समस्या हो गई। ठीक है, तो इस समस्या को दूर किया साइंटिस्टों ने। तो उन्होंने यह देखा कि जैविक पदार्थों में एक चीज कॉमन है कि सभी जैविक पदार्थों में कार्बन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, और जबकि अजैविक पदार्थों में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम लोग कार्बन को ही आधार बना लें। ठीक है, हम लोग को एक आधार ही चाहिए था ना, कैसे पहचानेंगे? हम लोग को एक पहचान चाहिए थी, कैसे पहचानें कि कौन जैविक है और कौन क्या है अजैविक। तो यह देखा गया कि जैविक पदार्थों में कार्बन उपस्थित होता है और अजैविक पदार्थों में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रसायन विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण। ये तो प्रारंभिक वर्गीकरण पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? आधुनिक वर्गीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण कार्बन के आधार पर किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं पूरी कहानी। सबसे पहले हम लोग जाने रसायन विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं पदार्थों का। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों का। तो निकोलस लेमनी ने पदार्थों को 3 भागों में तोड़ा, खनिज, वनस्पति और जंतु पदार्थ। उसके बाद साइंटिस्टों ने कहा जंतु वनस्पति को एक में कर दो और इसको बोलो जैविक पदार्थ। तो एक हो गया जैविक पदार्थ, एक क्या हो गया? अजैविक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है बर्जीलियस ने अपना एक सिद्धांत दिया और बताया कि अजैविक पदार्थों को हम बना सकते हैं लेकिन जैविक पदार्थों को हम नहीं बना सकते। इस सिद्धांत को गलत किसने किया? वोलर ने का जो है अपनी लेबोरेटरी में सबसे पहले जो है सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया, जो कि एक जैविक पदार्थ है, जिससे सिद्ध होता है कि हम जैविक पदार्थों को भी लैब में कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि कार्बन को आधार मान के अब बांटा गया। अब जैविक अजैविक की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें कार्बन को आधार मान के इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले रसायन को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। पहले को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, दूसरे को हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। ठीक है, नाम सही तो क्लियर हो गया आप लोगों को। कार्बनिक यानी कार्बन का अध्ययन, अकार्बनिक यानी कार्बन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा रसायन विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, और यहीं से जन्म होता है कार्बनिक रसायन का। तो इतना सब लंबा समय लगा, इतने सब साइंटिस्ट लगे, तब जाके यहाँ पर कार्बनिक रसायन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अब जो है कि परिभाषा देखेंगे हम लोग कि क्या होता है कार्बनिक रसायन और क्या होता है अकार्बनिक रसायन। तो आप लोग जो है इसको हेडिंग बना के लिख लीजिए। ठीक है, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की शाखा है। तो कार्बनिक रसायन में क्या लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन तथा उसके सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक है, यानी इसमें कार्बन तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए, इस वाले ब्रांच में हम लोग कार्बन को पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूपों को पढ़ेंगे, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, इन सब को ही पढ़ेंगे। साथ में इनके यौगिक हो गए, जैसे कि CH4 हो गया, मेथेन, C2H6 एथेन हो गया, C2H4 एथीन हो गया, C2H2 एथाइन हो गया। ठीक है, तो मूलतः बात यह है कि कार्बनिक रसायन में हम कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, यानी कि वे सभी पदार्थों का अध्ययन होगा जिसमें कार्बन उपस्थित होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कुछ अपवाद इसके हैं, अपवाद में लिखवाऊंगा लास्ट में। ठीक है, कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन है लेकिन उनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में नहीं होता। तो आप लोगों को पता तो है कि रसायन विज्ञान अपवादों का विज्ञान है।
अभी रसायन विज्ञान पैदा हो रहा है, रसायन विज्ञान के बच्चे पैदा हुए हैं, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, तब तक अपवाद साथ में पैदा हो गया, इनका जो है मतलब रसायन विज्ञान का नाती ही पैदा हो गया। मतलब ये है कि रसायन विज्ञान के जो है अभी मूल 2 भाग बन रहे हैं, अभी शुरुआत हो रहा है कि हाँ ये कार्बनिक और अकार्बनिक, तब तक अपवाद पैदा हो गया कि भाई अपवाद भी ले लो, यानी हर नियम का अपवाद, हर बात का अपवाद, यही है हमारा रसायन विज्ञान, अपवादों का विज्ञान। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बनिक रसायन का में हम लोग इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन हो, कार्बन का अध्ययन करेंगे और जिसमें कार्बन हो उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन क्या होगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्बन, ठीक है, तथा उसके यौगिकों के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन किसमें होता है, अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन तथा कार्बन का यौगिकों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन तो एक तत्व हो गया और अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, सबको पता है, ऑफिशियल तौर पे 118 तत्व खोजे गए हैं, तो कार्बन का अध्ययन इसमें करेंगे तो बचा कितना, 117। तो इस अकार्बनिक रसायन में हम लोग 117 तत्वों का अध्ययन करते हैं और 117 तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, हीलियम का अध्ययन करेंगे, लिथियम का अध्ययन करेंगे, ये तो तत्व हो गया। अब हाइड्रोजन एक तत्व है तो इसके यौगिक भी तो होंगे, जैसे H2O किसी और के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। HCl किसी और के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। ठीक है, यानी कि इसमें तो कोई एग्जाम्पल ही, कोई सीमा ही नहीं, जितना एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, नमक ले लीजिए तो NaCl, नौसादा ले लीजिए NH4Cl, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात है जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, ये कार्बन नहीं है। HCl ये क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन। हर जगह C दिख जाए तो कार्बन मत हो जाएगा, ऐसा मत कि जो है C दिख गया रे भैया कार्बन है, कार्बन ना ना। ठीक है, ये क्लोरीन है। ठीक है, कई जगह ऐसा हो सकता है, जैसे Cl है तो क्लोरीन, CO है तो कोबाल्ट, Cu है तो कॉपर। अब ऐसा मत समझना कि C है तो कार्बन ही होगा, अकेला C है तभी कार्बन होगा। ठीक है ना, इधर ये क्लोरीन है, कोबाल्ट है, कॉपर है। तो चलिए आप लोग इतना समझ गए कि रसायन विज्ञान को 2 भागों में तोड़ दिया गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। क्लियर है, और ये है इनकी परिभाषा। अब बस एक ही बात है कि अपवाद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। तो देखिए अपवाद में क्या है, इधर लिख दे रहा हूं अच्छे से, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा के रखे, कभी भूलिएगा मत। तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा कार्बोनेट और तीसरा बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसमें कार्बन है, लेकिन इसका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में ना करके किसमें करते हैं, अकार्बनिक रसायन में। ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण यही है कि इसका जो गुण है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये कार्बनिक यौगिकों से मेल नहीं खाती है, अकार्बनिक यौगिकों से खाती है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को आगे। तो इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन किसमें करते हैं, अकार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में नहीं करते। ठीक वैसे इनके साथ भी होता है, ये आप समझिए पहले है क्या, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो CO3 पे डबल माइनस को बोलते हैं कार्बोनेट और HCO3 पर सिंगल माइनस को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। अब इसके साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताऊं, CO3 के साथ आप सोडियम जोड़ दिए तो हो जाएगा Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा हो गया। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए तो हो जाएगा H2CO3, तो कार्बोनिक अम्ल हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी तत्व के साथ ये CO3 पे डबल माइनस जोड़ देगा तो उसे बोलेंगे कार्बोनेट, इसे बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलेंगे हम लोग कि ये तो कार्बोनिक अम्ल है। ठीक है, तो मूलतः बात ये है कि आप लोगों को बस ये समझना है कि जहां कार्बोनेट है उसमें भी C है, CO3। ठीक है ना, तो यहां पर कार्बन है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, अकार्बनिक में। कारण वही है कि
कार्बोनेट में जो है कार्बन तो है, लेकिन इसका गुण जो है कार्बनिक यौगिकों से मेल नहीं खाता। किससे खाता है? अकार्बनिक यौगिकों से। इसीलिए इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, वैसे ही यहां पर ध्यान दीजिए HCO3, ठीक है, तो यदि किसी तत्व के साथ HCO3 जुड़ा है तो उसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। जैसे एग्जांपल देखिए NaHCO3, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोग आम भाषा में बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इसमें भी देखिए तो आप कार्बन है, तो मूलतः करना चाहिए इसका अध्ययन किसमें? कार्बनिक रसायन में। लेकिन फिर वही कारण, क्योंकि इसका गुण जो है हम लोग का कार्बनिक यौगिकों से नहीं मिलता है। किससे मिलता है? अकार्बनिक यौगिकों से। अतः इसका अध्ययन किसमें करते हैं? अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, तो ये है अपवाद, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कामा कार्बोनेट कामा बाइकार्बोनेट का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं करते हैं, बल्कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपवाद। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग ये सीखे हैं कि कार्बनिक रसायन की शुरुआत कैसे हुई, उसका इतिहास क्या रहा, और कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है। साथ में अकार्बनिक रसायन भी पढ़ लिए क्या होता है। ठीक है, लेकिन मूलतः हमें कार्बनिक रसायन पे ही ध्यान देना था। वास्तविकता में रसायन विज्ञान में जो है एक और ब्रांच जो है पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। हालांकि उसको अभी ध्यान नहीं देना आप लोगों को, वो इंटर में जाके बटेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ दो पे ध्यान देना है, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन पे। ठीक है, भौतिक रसायन क्या होता है, उसमें क्या पढ़ते हैं, उसकी बात आगे होगी। ठीक है, मूलतः उसमें जो है रसायन विज्ञान के कैलकुलेशन को हल किया जाता है, उसका मैकेनिज्म की कौन सा रिएक्शन कैसे होता है, उसमें कितने मोल अणु होते हैं, कितने परमाणु लगते हैं। ठीक है, यानी जितने भी रसायन विज्ञान के कैलकुलेशन होते हैं गणितीय रूप में उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये रहा हम लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे जो है, कितनी लंबी कहानी है इसके पीछे कि कैसे जो है हमारा कार्बनिक रसायन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।